हेलो गाइस, कैसे हो? क्या क्या बोलना शुरू कर दिया मैंने। हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। जैसे हमने टाइटल में देखा, मैं बात करने वाला हूँ लिक्विड कूलर वर्सेस एयर कूलर की। अचानक से ये टॉपिक क्यों? उसका रीज़न सिंपल है। मैं एक कुछ कंपैरिजन वीडियो कर रहा हूँ और बेसिकली 2-3 मदरबोर्ड्स टेस्ट करा। उसके दौरान मैंने सिस्टम बिल्ड किया और मुझे एक कूलर मास्टर के केस की भी टेस्टिंग भी करनी थी। उसके लिए भी मुझे लिक्विड कूलर लगाना पड़ा, एयर कूलर लगाना पड़ा उसमें। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि कई लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि भैया एयर कूलर ले, लिक्विड कूलर ले, या कोई कूलर एक्स्ट्रा स्टॉक कूलर के अलावा खरीदे भी या नहीं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी लेट्स टॉक टाइप की वीडियो करके आपको जनरल सा आइडिया दे देते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है किस टाइप के कूलर के साथ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत करते हैं कि ये कूलर होता क्या है। कूलर एक ऐसा कंपोनेंट है बाकी आपके पीसी में लगने वाले पार्ट्स की तरह, जिसका मेन पर्पस होता है आपके सीपीयू को या फिर आपके ग्राफिक्स कार्ड के जीपीयू को ठंडा रखना। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सीपीयू कूलर्स की बात करेंगे। जीपीयू कूलर्स भी होते हैं लेकिन इंडिया में उनकी अवेलेबिलिटी है नहीं टेक्निकली। तो मैं लगभग 8 पैरामीटर्स के बारे में या फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो आपके डिसीजन को या आपके टाइप ऑफ कूलर को डिसाइड कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रुपये की, पैसे की, और मैं बात कर रहा हूँ प्राइसेस की। तो जनरल आइडिया ये रहता है कि जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र कर सकते हैं और जनरली लिक्विड कूलर्स महंगे होते हैं। एयर कूलर्स आपकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग करीब 700-800 रुपये से भी हो सकते हैं। कुछ कूलर्स तो एयर कूलर्स 500-600 में भी मिल जाते हैं आपको। और जो जनरली लिक्विड कूलर्स होते हैं 120 मिलीमीटर का बेसिक सा लिक्विड कूलर भी आपका करीब 3000 रुपये से स्टार्ट होता है। एयर कूलर्स के प्राइस में कम होने का बहुत एक सिंपल सा रीज़न है कि उनकी जो मैकेनिज्म है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो टेक्निकली कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है और उनके कंपोनेंट्स, जो मटेरियल कंपोनेंट्स है वो कम होते हैं। लिक्विड कूलर्स में थोड़े से ज़्यादा पार्ट्स आ जाते हैं, थोड़े ज़्यादा कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स पंप, ट्यूब्स, रेडिएटर और फैंस। तो इसकी वजह से सिंपल सा कॉस्ट में डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे महंगा जो एयर कूलर है वो करीब आपको 7 से 8,000 या 9,000 रुपये तक मिल सकता है। लिक्विड कूलिंग के प्राइस की कोई सीलिंग नहीं होती। यहाँ प्राइसेस 3,000 से शुरू होकर करीब 30, 40, 50,000 तक जा सकता है, डिपेंडिंग आप किस टाइप की लिक्विड कूलिंग करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑल इन वन लिक्विड कूलर्स की बात करूंगा जो जनरली आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं, जो सिंगल यूनिट लिक्विड कूलर्स होते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक कस्टम लिक्विड कूलिंग और ऑल इन वन लिक्विड कूलिंग का जो प्रोसेस है कूलिंग का वो सिमिलर होता है। वाइल जो प्राइस है वो हर बार परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी एक आपको आइडिया ज़रूर मिल सकता है प्राइस देख के कि उस कूलर की परफॉर्मेंस कैसी होगी। जनरली जो सस्ते कूलर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस एक लेवल तक के प्रोसेसर तक कोई हैंडल कर सकते हैं, और लिक्विड कूलर्स में भी सेम है। जितना बड़ा साइज़ का लिक्विड कूलर होगा, जितने उसकी हीट कैपेसिटी होगी, पंप की क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही दूसरे एडिशनल फैक्टर्स भी प्राइस को बढ़ा सकते हैं, जैसे RGB या फिर सॉफ्टवेयर कंट्रोल, या फिर आजकल जो मॉडर्न कूलर्स हैं उनमें जैसे आपको स्क्रीन्स मिलती है, तो वो सारे फैक्टर्स भी प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एयर कूलर के साथ यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो कम पैसे में काफ़ी हद तक आपको एक रिलायबल अमाउंट ऑफ कूलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी लिमिट्स पुश करनी है अपने प्रोसेसर की, देन इट्स बेटर लिक्विड कूलिंग चूज़ कीजिए। तो हम लोग अगले फैक्टर की बात करते हैं, एंड इट्स द साइज़। तो लोग कहते हैं कि साइज़ डजंट मैटर, बट एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग में सच बताओ तो साइज़ डज मैटर। इंग्लिश में खासकर कार वाले लोगों को पता होगा कि देयर इज अ सेइंग कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंड सेम इज ट्रू फॉर पीसी कूलिंग एज वेल। आपको बेसिकली हीट ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए। जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतनी ज़्यादा आप हीट अब्जॉर्ब कर सकते हो और उतनी ज़्यादा हीट आप रेडिएट कर सकते हो। रेडिएट करने का मतलब हीट को एनवायरनमेंट में निकाल सकते हो, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान दिया हो, जो सबसे बड़ा एयर कूलर भी है उसका मैक्सिमम फ़ैन साइज़ होता है लाइक 120-140 मिलीमीटर्स। तो 140 मिलीमीटर के भी 2 टावर अगर उसमें लगाते हैं, डुअल टावर एयर कूलर जिनको कहते हैं, जिनके 2 टावर होते हैं कूलिंग फिन्स के, आप उसको मैक्स समझ सकते हैं कि वो मैक्सिमम 280 मिलीमीटर रेडिएटर के बराबर होता है। लेकिन रेडिएटर साइड में हमारे पास रेडिएटर्स काफ़ी बड़े साइज़ तक जा सकते हैं। हमारे पास 120 मिलीमीटर रेडिएटर से लेके 240, 280, 360 एंड इवन 420 मिलीमीटर रेडिएटर भी है, जैसे आर्कटिक का लिक्विड कूलर 420। इस सिंपल से प्रिंसिपल को माने कि मोर साइज लीड्स टू मोर कूलिंग, तो लिक्विड कूलर्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि कौन सा साइज का कूलर आपके लिए बेटर है। अच्छे एयर कूलर्स बड़े होते हैं, तो बड़े एयर कूलर्स की हाइट नॉर्मली 165 या 160 मिलीमीटर्स के ऊपर होती है, जनरली 165 मिलीमीटर्स के ऊपर होती है। और प्रॉब्लम ये है कि 165 मिलीमीटर्स के कूलर
हर केस में फिट नहीं होते। फॉर एग्जांपल मेरे पीछे यहाँ पे रखा हुआ है डीप कूल का AS500 जो एक 164 मिलीमीटर का कूलर है। ये 4,500 रुपये का अवेलेबल है मार्केट में। क्या हो गया करेगा। बहुत ही अच्छा एयर कूलर है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये हर केस में फिट नहीं हो पाता। एंड खासकर बजट केसेस में जहाँ पे नॉर्मली मैक्सिमम सपोर्ट जो होता है वो 160 मिलीमीटर रहता है, ये 164 यानी सिर्फ 4 मिलीमीटर्स की वजह से कई केसेस में फिट नहीं हो पाता। अगर हम इससे नीचे कूलर्स की बात करें तो हमारे पास 212 अवेलेबल है कूलर मास्टर का, और एनटेक के भी कुछ कूलर्स अवेलेबल है, कुछ थर्मल टेक के भी कूलर्स हैं। जैसे आपने गेस किया, वो छोटे होते हैं साइज़ में और वो बहुत ज़्यादा केसेस में फिट हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हीटिंग कैपेसिटी कूलिंग कैपेसिटी भी उसके अकॉर्डिंगली लिमिट हो जाती है थोड़ी सी। लिक्विड कूलर्स के मामले में भी ये चीज़ अप्लाई होती है, एंड उधर चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड्स। तो अगर कोई केस 240 मिलीमीटर रेडिएटर सपोर्ट करता है तो जनरली वो लाइक 90% लिक्विड कूलर्स को, ऑल इन वन लिक्विड कूलर्स को सपोर्ट करेगा। लेकिन लिक्विड कूलर्स के पास यहाँ पे एक एडवांटेज ये आ जाता है कि 120 मिलीमीटर लिक्विड कूलर्स टेक्निकली ज़्यादा यूनिवर्सल होते हैं, बिकॉज अगर आपके केस में 120 मिलीमीटर फैन माउंट है तो आपको रेडिएटर इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द रेडिएटर्स आप कम जगह लेते हुए ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी एक पर्टिकुलर केस में इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि एक बड़ा एयर कूलर एक बड़े लिक्विड कूलर से कंपेयर कर सकते हो आप डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल एक नॉक्टुआ NHD15 जो एक बहुत बड़ा एयर कूलर है, उसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो 360 मिलीमीटर लिक्विड कूलर से या 420 मिलीमीटर लिक्विड कूलर से, एंड इट्स रॉन्ग। एक लिमिट तक ही आप एक एयर कूलर को बड़ा बना सकते हो। अगर उससे ज़्यादा बड़ा बनाओगे बिकॉज ऑफ द वेट आपके मदरबोर्ड को डैमेज होने का चांस है, या फिर नॉर्मली जैसे मैंने आपको पहले बताया केस में नहीं फिट होने के चांसेस है। तो इसी चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप एयर कूलर वर्सेस लिक्विड कूलर के बीच में कंपैरिजन करते हो। हमारा तीसरा फैक्टर है इंस्टॉलेशन। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसमें मैं सिंपल सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो लिक्विड कूलर्स को इंस्टॉल करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है बिकॉज ऑफ देयर माउंटिंग मैकेनिज्म्स वगैरह। लिक्विड कूलर्स में एक ही जगह पे प्रॉब्लम आती है, उनकी ट्यूब्स की ओरिएंटेशन वगैरह, या फिर ट्यूब्स को थोड़ा सा पकड़ के रखना जब आप है ना एक्चुअली कूलर को माउंट कर रहे हो। तो इसके बारे में मैंने टिप दी थी जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू बिल्ड अ पीसी में। जैसे अगर आपको चेक करनी है यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि अगर आप है ना लिक्विड कूलर इंस्टॉल करते हो तो अपने दोस्त की मदद ज़रूर लेना, थोड़ा काम आसान हो जाता है। बाकी इंस्टॉलेशन के मामले में लिक्विड कूलर्स के पास एक एडवांटेज अब हमेशा रहता है कि आप उसको कहीं भी माउंट कर सकते हो। आप उसको ऊपर, फ्रंट पे, नीचे, साइड में, पीछे, हर जगह माउंट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती है। जैसे आपके जो लिक्विड कूलर्स है वो डायरेक्टली CPU के ऊपर माउंट होते हैं, यानी केस के बिल्कुल बीच में माउंट होते हैं, सेंटर पे माउंट होते हैं। तो उसको सामने से भी हवा खींचनी है, यानी उसको ठंडी हवा भी केस के अंदर से ही निकालनी है और गर्म हवा भी केस के अंदर ही छोड़नी होती है। लेकिन लिक्विड कूलर के साथ ऐसा नहीं होता। वो डिपेंडिंग आप कहाँ पे उसको माउंट करते हैं, अगर फ्रंट पे माउंट करते हैं तो उसको डायरेक्टली फ्रेश एयर का एक्सेस होता है, या फिर अगर आप इसको टॉप पे माउंट करते हैं तो जो गर्म हवा यानी जो एग्जॉस्ट है वो सीधा केस के बाहर डंप की जा सकती है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होता है, हीट डंपिंग का प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होता है आपके लिक्विड कूलर्स में। तो ये चीज़ आती है उसके इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर की वजह से और इंस्टॉलेशन माउंटिंग की प्रोसीजर की वजह से। तो हम लोग बात करते हैं हमारे अगले फैक्टर की, एंड इट्स द मोस्ट सब्जेक्टिव थिंग इन माई ओपिनियन, एंड वो है लुक्स और एस्थेटिक्स की आपका लिक्विड कूलर या एयर कूलर दिखता कैसा है। वेल ये इस समय मैं थोड़ी सी अपने पर्सनल प्रेफरेंस शेयर करूँगा। देखो मुझे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन वगैरह बड़ा पसंद है। मुझे जिस तरीके से मतलब आप लगाते हो कि मशीन्स वगैरह जिस तरीके से दिखती है, अगर आप में से कोई 3D मॉडलर वगैरह तो हार्ड सरफेस मॉडलिंग आप लोगों को पता होगा, तो उस तरीके जो लाइंस वगैरह ना मुझे बहुत पसंद आती है। लेकिन मैं ये भी एग्री करूँगा कि लिक्विड कूलर्स के साथ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है टू एक्सपेरिमेंट विद द लुक्स। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो RGB होती है, जो लाइटिंग सेटअप्स होते हैं, वो लिक्विड कूलर्स में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है इम्प्लीमेंट करने की। फॉर एग्जांपल उनके पंप में लाइटिंग हो सकती है, उनके फैंस पे लाइटिंग हो सकती है, यहाँ तक कि रेडिएटर्स पे भी लाइटिंग हो सकती है। ट्यूब्स रह गई है लाइटिंग वाली, तो वो भी एक दिन ना कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। और या फिर मटेरियल डिज़ाइंस वगैरह के मामले में, पेंट फिनिशेस वगैरह के मामले में लिक्विड कूलर्स के पास थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। आपके पास जो आजकल कूलर्स आ गए हैं, जैसे अगर मैं इसी कूलर की बात करूँ, डीप कूल के AS500 की, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने PC में, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत ही सटल RGB इम्प्लीमेंटेशन है और इसका जो ऑल ब्लैक डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सिमिलरली यहाँ पे एक और लिक्विड कूलर भी लगा हुआ है जो एक बजट लिक्विड कूलर है, और यहाँ पे आपके पास पंप पे लाइटिंग है, आपके पास फैंस पे लाइटिंग है, और ये सिर्फ मुश्किल से
₹6000 का लिक्विड कूलर है। तो RGB पर वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड कूलर्स में उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको लिक्विड RGB पसंद है अपने पीसी में, देन इट्स सिंपल लिक्विड कूलर्स। लेकिन अगर आपको स्टेल्थी लुक चाहिए, देन इट्स एयर कूलर्स। लेकिन उस दिखावे का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो सुंदरता बरकरार ना रहे, वो बनी ना रहे। एंड मैं बात कर रहा हूँ रिलायबिलिटी की, और मेरा अगला फैक्टर वही है कि जनरली लोग रिलायबिलिटी को लिक्विड कूलर्स के अगेंस्ट रखते हैं या एयर कूलर्स के प्रो में रखते हैं। एयर कूलर्स आर टेक्निकली मोर रिलायबल। उसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज इट हैज़ लेस कंपोनेंट्स। उसका मैकेनिकल डिज़ाइन कंपैरेटिवली ज़्यादा मतलब सिंपल होता है। लिक्विड कूलर्स में ज़्यादा, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, उसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से पॉइंट्स ऑफ फेलियर यानी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा ख़राब हो सकती है उसकी चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर फ़ैन फेल हो जाता है, इसको रिप्लेस करना भी काफ़ी आसान है। दूसरा फ़ैन लगाओ, आपका कूलर फिर से रेडी है। लिक्विड कूलर के साथ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अगर फेल होने को चीज़ें होती है तो पंप फेल हो सकता है आपकी ट्यूब्स लीक हो सकती है, आपका रेडिएटर पंक्चर हो सकता है, और यहाँ तक भी कि आपके लिक्विड कूलर्स के अंदर बिकॉज ऑफ द लिक्विड, वो लिक्विड एक्चुअली गंकअप हो सकता है, या फिर वो लिक्विड करोड हो सकता है जिसको कहते हैं, मतलब ख़राब हो सकता है लिक्विड, और कभी कभार उड़ भी जाता है बिकॉज ऑफ समथिंग नोन एज परमिएशन, यानी धीरे धीरे वो लिक्विड सीप होना शुरू हो जाता है और इवेपोरेट हो जाता है। जैसे आपने पानी रखा, जैसे उड़ जाता है ना कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद, तो सेम चीज़ लिक्विड कूलर के साथ भी हो सकती है। चांसेस बहुत कम होते हैं लिक्विड कूलर्स के फेल होने के, खासकर जो आजकल मॉडर्न ऑल इन वन कूलर्स होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट टेस्ट से पास होते हैं, यानी इतने सारे टेस्ट उनके ऊपर किया जाता है, या फिर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज उन पर अप्लाई की जाती है ताकि वो लीक ना करे। तो उसकी वजह से उनकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी हद तक सिमिलर है एयर कूलर्स के मुकाबले। अगर सिर्फ मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, एयर कूलर्स आर मोर रिलायबल, लेकिन आप ये भूल जाओ कि लिक्विड कूलर्स कम रिलायबल होते हैं अनटिल अनलेस आप एक बहुत ही ज़्यादा मिशन क्रिटिकल काम करने वाले हो, जहाँ पे 0.01% चांस भी आप नहीं ले सकते किसी भी लिक्विड डैमेज का या फिर मैकेनिकल फेलियर का। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो होता है पैसिव एयर कूलिंग, यहाँ जहाँ पे कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स हो ही ना, कोई मतलब हिलने वाली चीज़ ही ना हो, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। अगला सबसे बेस्ट ऑप्शन है एयर कूलर्स, जिसमें एक सिंपल पंखा और एक सिंपल रेडिएटर होता है हीट पाइप्स वाला। और सबसे लास्ट में उस हिसाब से हमारा आता है लिक्विड कूलर्स। जनरल गेमर्स के लिए लिक्विड कूलर्स आर फाइन। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट चेंजेस से नहीं गुजारे, हीट साइकिल से नहीं गुजारे, तब तक आपका काम चल जाएगा। हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं, एंड मैं बात करने वाला हूँ नॉइज़ की। नॉइज़ यानी शोर। नॉर्मली लोगों को लगता है कि एयर कूलर ज़्यादा शांत होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने कस्टम लिक्विड कूलिंग के बारे में ज़रा सा पढ़ा हो तो उसमें आपने दो एडवांटेज ज़रूर देखे होंगे। पहला एडवांटेज की ये कि आपका जो पीसी है बहुत ज़्यादा ठंडा चलता है, आपके टेम्परेचर्स काफ़ी कम रहते हैं, और दूसरा एडवांटेज ये कि आपका पीसी शांत चलता है। आप सेम एयर कूलिंग की परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं लेकिन बहुत ही कम नॉइज़ लेवल्स पे, एंड उसका रिलेशन आ जाता है हमारे एक पुराने पॉइंट से, एंड वो है साइज़। जितना ज़्यादा बड़ा कूलर होगा ना, आप उसको उतना शांत रख सकते हैं, बिकॉज आपको अपने फ़ैन को उतने कम स्पीड पे घुमाने की ज़रूरत है। जो पीसी कूलर्स में आवाज़ आती है जनरली, वो एक्चुअली फैंस की आवाज़ होती है, यानी हवा के मूव करने की आवाज़ होती है। तो अगर आपका फ़ैन जितना तेज़ चलेगा उतनी ज़्यादा आपको नॉइज़ सुनाई देगी। एंड एयर कूलर्स के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उनको अपने फैंस को रैंप अप करना पड़ता है, फैंस को तेज़ घुमाना पड़ता है ताकि वो हीट जल्दी से जल्दी बाहर निकल सके केस के। तो यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि क्यों है ना एक कस्टम लिक्विड कूलिंग लूप जिसमें लगभग 9 फैंस है, या फिर लगा लीजिए 6 या कभी कभार 12-13 फैंस, 14 फैंस भी होते हैं, तो ज़्यादा शांत चलता है कंपेयर टू जस्ट 3 फैंस जो नॉर्मल अपने ऑल इन वन लिक्विड कूलर्स में। एंड सिंपल आंसर, वो कम RPM रखते हुए ज़्यादा हीट डिस्प्लेस कर सकते हैं, ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेडिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल इन वन लिक्विड कूलर के साथ मेरी यही कंप्लेंट रहती है कि बिकॉज उनका जो पंप होता है उनकी आप स्पीड बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, वेरिएबल पंप्स नहीं होते, तो उनकी वजह से फैंस की नॉइज़ के अलावा पंप की नॉइज़ की आवाज़ भी सुननी पड़ती है, जो कभी कभार थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है, थोड़ी सी बज़ सुनाई देती है। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है सर्दियों में, बिकॉज जब खासकर आप रात में काम करते हो सब चीज़ शांत हो जाती है, इट्स लाइक डेड, एवरीथिंग इज़ डेड। तब आपको पीसी की आवाज़ आती है, वो हम मारनी शुरू हो जाती है, आपके PSU फ़ैन की, आपके कूलर के फ़ैन की, आपके GPU की फ़ैन की, अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हो, कुछ दूसरा रेंडर वगैरह कर रहे हो, और मे बी केस के फैंस की भी। तो वो दिल को लगती है, वो आवाज़ कान को नहीं सुनाई देती, वो दिल को सुनाई देती है। लेकिन ये सब बेकार में चला जाता है, भाड़ में चला जाता है, जब हम लोग एक चीज़ की बात करते हैं, वो है हेडफोन्स। हेडफोन पहन लो,
दुनिया शांत हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लास्ट में हम ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जिससे हमारा प्राइस मैटर नहीं करता, जिससे हम लोग भूल जाते हैं नॉइज़ कितनी आ रही है कूलर से, हमारा कूलर एक्चुअली दिखने में कैसा है। और मैं बात कर रहा हूँ सिंपल से कंसेप्ट की, एंड इट्स परफॉर्मेंस। लिक्विड कूलर वर्सेस एयर कूलर कौन सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है? उसका आंसर है डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, डिपेंड्स ऑन साइज, ऑन योर नॉइज़ टारगेट। हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देयर इज अ रीज़न कि एक एयर कूलर दूसरे एयर कूलर के मुकाबले अच्छा या बुरा होता है, एंड उसका रीज़न है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कूलर डिज़ाइन। मतलब उसके जो पार्ट्स वगैरह है वो किस क्वालिटी के लगाए हुए हैं, या उसकी टेक्नोलॉजी कोई स्पेशल है तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई है, उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। देखिए, एयर कूलर्स भी एक हिसाब से अगर बहुत आप ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो वो भी एक किस्म के लिक्विड कूलर्स होते हैं, बिकॉज एयर कूलर्स में हीट पाइप्स यूज़ किए जाते हैं, और हीट पाइप्स के अंदर टेक्निकली वेपर होता है। जो वेपर जब इवेपोरेट, मतलब जब वो ऊपर पहुंचता है, जब वो बॉयल होता है, वो नीचे आ जाता है लिक्विड के फॉर्म में, धीरे धीरे सीप होता है, फिर वो साइकिल कंटिन्यू रहता है। एंड दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हीट पाइप। और आप उसको समझ सकते हैं मिनिचराइज मतलब एक कंडेंस फॉर्म ऑफ लिक्विड कूलिंग। तो इसी वजह से हर कंपनी के एयर कूलर्स के बीच में टेक्नोलॉजी का डिफरेंस होता है। कुछ कंपनीज़ की हीट पाइप्स ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ कंपनीज़ की जो कॉपर प्लेट होती है, यानी जो बेस होता है कूलर का, वो ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ कंपनीज़ के कूलर ज़्यादा अच्छा प्रेशर डाल सकते हैं सीपीयू कूलर पे, ताकि वो ज़्यादा अच्छा एरिया कवर कर सके सीपीयू का, उस वजह से भी वो अच्छे हो पाते हैं। कुछ कूलर्स इसलिए ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज उनकी हीट पाइप्स कम या ज़्यादा होती है। कुछ कूलर्स, एयर कूलर्स इसलिए अच्छे होते हैं बिकॉज उनमें ज़्यादा अच्छे फैंस होते हैं। तो ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती है अलग अलग एयर कूलर्स के बीच में, एंड यही रीज़न है कि एक नॉक्टुआ का 120 मिलीमीटर कूलर किसी कूलर मास्टर हाइपर 212 से थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। यही चीज़ हम लोग लिक्विड कूलर्स के साथ भी अप्लाई करते हैं। ऑल इन वन लिक्विड कूलर्स में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उनके कंपोनेंट्स की क्वालिटी एक्चुअली परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करती है। एक किसी लिक्विड कूलर की कॉपर प्लेट का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है उसकी कूलिंग परफॉर्मेंस को। उसका जो पंप है वो कितनी स्पीड पे घूम रहा है, या उसके जो ब्लेड्स, इम्पेलर के ब्लेड्स हैं, वो किस तरीके से वाटर को इंजेक्ट करते हैं, निकालते हैं पंप के अंदर से, वो डिटरमाइन कर सकता है कि आपकी कूलिंग परफॉर्मेंस कैसी होगी। दूसरी तरफ रेडिएटर की उसकी नंबर ऑफ फिन्स कितनी है, नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं लिक्विड को मूव करने के लिए, वो डिटरमाइन कर सकता है आपकी कूलिंग परफॉर्मेंस। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कूलिंग परफॉर्मेंस को के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसी वजह से कभी कभार डायरेक्ट कंपैरिजन करना लिक्विड कूलर्स और एयर कूलर्स के बीच में मुश्किल होता है। लेकिन सिंपल रूल यही है, बिकॉज लिक्विड इज मोर कंडक्टिव देन एयर। लिक्विड अगर आप ठीक से अच्छी तरह ट्रांसफर कर सकते हैं एक कूलर सिस्टम के अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छा हीट अब्जॉर्ब करेगी और आपके टेम्परेचर्स कम रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी वीडियो थी ये टेस्टिंग वीडियो नहीं थी, मैं डायरेक्टली चीज़ें टेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास जो कूलर का सैम्पल साइज है वो इतना छोटा है कि मैं आपको एक बहुत ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएटेड रिजल्ट्स नहीं दिखा सकता। मतलब ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिखा सकता जिसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो। वो किसी बात के दिन की बात है, और मे भी एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपके सामने 10 कूलर्स का कंपैरिजन सीधा सीधा कर सकूं। अगर आपके पास एक हाई क्वालिटी प्रोसेसर है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक 10900K, 11900K, 3900X, 3950X, 5950X, ऐसे जो बड़े प्रोसेसर्स, ऐसे जो तेज़ और गर्म प्रोसेसर्स हैं, उनके लिए इट्स बेटर कि आप एक लिक्विड कूलर के साथ रहे, ठीक है। स्पेशली अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करनी है। मैं कुछ अच्छे लिक्विड कूलर्स और कुछ अच्छे एयर कूलर्स के बजट वाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक्स छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ उसको जाके चेक कर सकते हैं। अब देखो, इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। हमारे जो पीछे सवेरा हो गया ना, आपकी ज़िंदगी में सवेरा हो गया इस वीडियो को देखने के बाद, कुछ ऐसा हो गया हो होपफुली। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना। फीडबैक देना, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, थोड़ी जल्दबाजी में बनाई है, सॉरी उसके लिए, माफ़ी प्लीज़। बाकी जैसे आपको पता है हमारे चैनल पे गिवअवेज ऑन है, हमारे चैनल की मेंबरशिप ऑन है। इफ़ यू लाइक टू सपोर्ट तो नीचे ज्वाइन की लिंक है, आप उसको क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे हमेशा की तरह, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूँ। और मैं मिलूँगा आपको कुछ बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट के साथ। टिल देन